हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडर्न पीरियड, जो कि 1901 से लेकर 1945 या 65 तक चला है। और हम इसके आज क्वेश्चंस करेंगे। जिन्होंने भी इंग्लिश लिटरेचर ले रखा है तो उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फॉर एनवीएस, फॉर केवीएस, ठीक है, और खास करके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, जहाँ पे ये टॉपिक दे रखा है। सो हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कॉइन्ड द टर्म मॉडर्निस्ट स्लोगन, लाइक किसने मेक इट न्यू जो स्लोगन है, मॉडर्न स्लोगन मेक इट न्यू, वो किसने दिया है? तो एजरा पाउंड जी ने दिया है। एजरा पाउंड थे, वो प्रोपाउंडर थे इमेजिज्म के, है ना। ये जो इमेजिज्म जो एक मूवमेंट चला था उसके प्रोपाउंडर भी एजरा पाउंड ही थे। और ये इन्होंने अर्ज किया कि कुछ नया बनाओ, लाइक विक्टोरियन जो सेंटिमेंटलिटी थी, विक्टोरियन के अंदर जो रिजिडनेस थी उसको छोड़ के अब आप कुछ लाइक सोसाइटी और लिटरेचर में कुछ सब्जेक्टिविटी लाओ, इंडिविजुअलिज्म लाओ, डिसइल्यूजनमेंट लाओ। तो वही इन्होंने मेक इट न्यू का इनका मतलब था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच टेक्निक मिरर द नेचुरल डिसजॉइंटेड फ्लो ऑफ ह्यूमन थॉट? तो डिसजॉइंटेड फ्लो ऑफ ह्यूमन थॉट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। ये इसके प्रोपाउंडर वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस थे। वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे बहुत अच्छा वर्क था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को लेके। और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है क्या है, जब हम नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं, हम बैठे बैठे खो जाते हैं अपने ख्यालों में, तो ये बहुत डिसजॉइंटेड थॉट्स होते हैं। हम एक सेकंड में हम 10 साल पहले सोचते रहते हैं और दूसरे सेकंड में हम 15 साल पीछे चले जाते हैं और उसके एक सेकंड बाद हम वापस 2 साल पहले आ जाते हैं। तो बहुत डिसजॉइंटेड थॉट्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट कैटलिस्ट फॉर मॉडर्निस्ट डिसइल्यूजमेंट? तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ये मोमेंट आया था और यही एक ग्रेटेस्ट कैटलिस्ट है इस मॉडर्निस्ट डिसइल्यूजनमेंट का, ठीक है। जहाँ पे लोगों को पहले बिलीव था कि रिलीजन पे बिलीव था, स्टेबिलिटी पे बिलीव था, मॉरलिटी पे बिलीव था, उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में वो स्टेबिलिटी पूरी चली गई, ठीक है। और जिसे कहते हैं मॉडर्निस्ट क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 4, टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड इज अ सिंबल ऑफ? टी.एस. एलियट की जो वेस्टलैंड है वो किस चीज़ की सिंबल है? तो पोस्ट वॉर स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस की को सिंबल करती है वो, कि वॉर के बाद में जो स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस हो गई उसे सिंबल करता है। वो रोट द नॉवल मिसेस डैलोवे। तो मिसेस डैलोवे किसने लिखी है? तो मिस वर्जीनिया वुल्फ जी ने लिखी है, जो कि डिपिक्ट करती है लंदन के अंदर एक दिन को। क्वेश्चन नंबर 6, द लॉस्ट जनरेशन राइटर्स। तो लॉस्ट जनरेशन राइटर प्राइमरली कौन थे? तो ये वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में वो राइटर्स थे, लाइक उन राइटर्स के लिए यूज़ किया गया है, लाइक अर्नेस्ट हेमिंगवे और फिट्स गेराल्ड, है ना, जो कि एलिनेटेड फील कर रहे थे, जिन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म पे थोड़ा अपना वर्क लिखा है, थोड़ा सा सैड, ठीक है। तो इन्हें कहा है लॉस्ट जनरेशन, जो कि अमेरिकन थे लेकिन वो पेरिस में खो गए। क्वेश्चन नंबर 7, जेम्स जॉयस उलिसिस पैरेलल द एपिसोड ऑफ विच एंशिएंट एपिक? तो जेम्स जॉयस की जो उलिसिस थी वो किस एपिसोड किस एपिसोड को डिपिक्ट करती है? तो ये ऑडिसी को करती है, ठीक है। जेम्स जॉयस है ना, मैप द लाइफ ऑफ अ लियोपोल्ड ब्लूम ऑन टू होमर्स एपिक जर्नी द ऑडिसी। तो उन्होंने उन्होंने अपने वर्क के अंदर लियोपोल्ड ब्लूम की लाइफ दिखाई है, जैसे जो कि सेम ही थी होमर की जो एपिक जर्नी ओडिसी की तरह। तो जेम्स जॉयस ने जो ओडिसी लिखी है वो ओडिसी पे लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच मूवमेंट फोकस ऑन क्लैरिटी एंड प्रिसीजन इन इमेजरी? तो इमेजरी के अंदर क्लैरिटी और प्रिसीजन पे कौन सा मूवमेंट फोकस करता है? तो इमेजिज्म करता है, जिसके प्रोपाउंडर थे एजरा पाउंड, ठीक है। तो इमेजिज्म है ये डिमांड करता है डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ अ थिंग विदाउट फ्लॉवरी लैंग्वेज। जैसा कि आप कुछ देख रहे हो तो कहते हैं रोमांटिसिज्म में तो क्या होता था, उसे बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाई देता था, विक्टोरियन एज में भी उसे बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता था। इमेजिज्म ये कहता है कि जैसी चीज़ है वैसी दिखा दो, अगर वो गंदी दिख रही है तो इट डजंट मैटर, आप बस उसे जैसी है वैसी दिखाओ, क्लैरिटी और प्रिसीजन के साथ में। तो वही इमेजिज्म होता है। क्वेश्चन नंबर 9, W.B. यीट्स वॉज अ की फिगर इन विच कल्चरल रिवाइवल? तो W.B. यीट्स थे वो आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के अंदर बहुत की फिगर थे, ठीक है। और उन्होंने रीस्टैब्लिश अ नेशनल आयरिश आइडेंटिटी थ्रू अ फोकलोर एंड लिटरेचर। तो वहाँ का जो आयरिश फोकलोर और लिटरेचर से उन्होंने आयरिश आइडेंटिटी को वापस रीस्टैब्लिश किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, मॉडर्निस्ट लिटरेचर ऑफन प्रेजेंट टाइम एंड स्पेस एज? सो ये मॉडर्न लिटरेचर के जो लोग होते थे ये टाइम और स्पेस को कैसे दिखाते थे? लीनियर एंड फिक्स नहीं दिखाते थे, फ्रैगमेंटेड एंड डिसजॉइंटेड। हाँ, फ्रैगमेंटेड और डिसजॉइंटेड ये लोग दिखाते थे। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा कि ये लोग ये सोचते थे कि एक सिंपल लाइक ये अपने जो वर्क भी लिखते थे तो वहाँ पे एक लीनियर टाइम को नहीं दिखाते थे, ठीक है। ये टाइम को ब्रोक करते थे, जिससे पता चलता है, जो कि सब्जेक्टिविटी को दिखाती थी ह्यूमन मेमोरी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच थिंकर डीपली इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्निस्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ द अनकॉन्शियसनेस? तो अनकॉन्शियसनेस के बारे में किसने लिखा? तो सिगमंड फ्राइड ने लिखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द यूज ऑफ एन अनरिलायबल नरेटर इज अ हॉलमार्क ऑफ? लाइक अनरिलायबल नरेटर का यूज करना, और ये हॉलमार्क किसका था? तो ये था मॉडर्निज्म का, ठीक है। तो ये मॉडर्निज्म का हॉलमार्क था, ठीक है। क्योंकि मॉडर्निज्म वाले जो थे वो रियलिटी को क्वेश्चन करते थे और जो रीडर थे उनको एक डाउट में डालते थे, है ना, और नैरेटर के पर्सपेक्टिव पे भी वो डाउट करवा देते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निज्म? तो मॉडर्निज्म में फ्रेगमेंटेशन होता था, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता था। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, सब्जेक्टिविटी होती थी, आयरनी होती थी। मॉडर्निज्म साफ कहते थे कि एब्सोल्यूट ट्रुथ कुछ होता नहीं है, वो अनरिलायबल नैरेटर को प्रोपाउंड करते थे और वो सीधा कहते थे कि देयर इज नो ट्रुथ इन दिस वर्ल्ड। हम सब ट्रुथ को हम परसीव अलग अलग करते हैं और ये बहुत सब्जेक्टिव और मल्टीफेसेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, वो रोट अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन? तो ये जेम्स जॉयस ने लिखा है, ये भी एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाला वर्क है और ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है यूजिंग
जॉइस कॉम्प्लेक्स मॉडर्निस्ट स्टाइल को, तो पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ठीक है, जेम्स जॉइस। क्वेश्चन 15, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ हार्लेम रेनेसा, तो हार्लेम रेनेसा का प्राइमरी फोकस क्या था? ए यूरोपियन लैंडस्केप, बी अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर एंड पर्सपेक्टिव, सी ग्रीक माइथोलॉजी, डी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। सो हार्लेम रेनेसा का प्राइमरी फोकस था अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर एंड पर्सपेक्टिव पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज इज अ फेमस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस नहीं थी, मिसेस डॉलेवे हाँ यही थी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17, मॉडर्निस्ट पोइट्स ऑफन रिजेक्टेड, जो मॉडर्न पोइट्स थे वो क्या रिजेक्ट करते थे? वो फ्री वर्ड्स तो लिखते थे, ट्रेडिशनल राइमेटर, हाँ ट्रेडिशनल राइमेटर को उन्होंने छोड़ दिया था, इमेजिज्म का यूज करते थे, सिंबलिज्म का यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 18, विच राइटर इज नोन फॉर एक्सप्लोरिंग सेक्सुअलिटी एंड इंस्टिंक्ट लाइफ, तो कौन से राइटर थे जिन्होंने सेक्सुअलिटी और इंस्टिंक्चुअल लाइफ को एक्सप्लोर किया? तो वो थे D.H. लॉरेंस, ठीक है। ये भी थोड़े साइकोलॉजिस्ट राइटर थे जो कि रॉ नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, इन्होंने जो नॉवल भी लिखा वो लिखा लेडी चैटरलीज लवर, तो ये सेक्सुअलिटी पे इंस्टिंक्चुअल लाइफ पे लिखते थे, लेडी चैटरलीज लवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द फ्रेगमेंटेशन इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर रिफ्लेक्ट, जो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है आप जब नॉवल लिख रहे हो तो आप एक लाइक A to Z नहीं जा रहे, आप A to O चले गए, फिर O से P चले गए, लाइक आप एक बीच में ब्रेक लगा के आप ब्रेक डाउन कर दिया आपने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटल वैल्यूज, ठीक है। तो ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कोहेरेंट यूनिफाइड वर्ल्ड व्यू, जो हम सोचते हैं कि ये वर्ल्ड तो एक सेट ऑफ पीस पे चल रहा है, ठीक है, और जो हमारे जो ट्रेडिशन है सोसाइटल वैल्यूज है ये बहुत ऊपर रखते हैं हम, लेकिन जो ये मॉडर्निस्ट राइटर्स थे इन्होंने ट्रेडिशनल सोसाइटल वैल्यूज को तोड़ दिया और ये बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेटेड लिटरेचर लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 20, वो इज क्रेडिटेड विद द टर्म लॉस्ट जनरेशन, लॉस्ट जनरेशन हम बोलते थे F. स्कॉट फिट्जजेराल्ड को भी बोलते थे और हम हेमिंगवे को भी बोलते थे, बट वो इज क्रेडिटेड विद द टर्म लॉस्ट जनरेशन, तो इसमें गर्टरूड स्टेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म दी थी ना लॉस्ट जनरेशन, ये गर्टरूड स्टेन ने दी थी और ये दी किसको थी? हेमिंगवे और F. स्कॉट फिट्जजेराल्ड को दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मॉडर्निस्ट लिटरेचर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, तो ये किस तरीके से डिस्क्राइब किए जाते थे? तो ये डिस्क्राइब किए जाते थे डिटैच्ड एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द ब्लूम्सबरी ग्रुप वाज एन इन्फ्लुएंशियल सर्किल ऑफ द, जो ब्लूम्सबरी ग्रुप था वो एक सर्किल इन्फ्लुएंशियल सर्किल था मॉडर्निस्ट इंटेलेक्चुअल इन लंदन, लंदन में जो मॉडर्निस्ट इंटेलेक्चुअल था उनका जो ग्रुप था वो था ब्लूम्सबरी ग्रुप, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और इसमें ना वर्जीनिया वुल्फ आ जाती है, जॉन मैनार्ड केनीज आ जाते हैं, अ पावर हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडर्निज्म का, ठीक है, ब्लूम्सबरी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 23, विच पोएट इज नोटेड फॉर हिज यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिंबलिज्म एंड सेल्टिक माइथोलॉजी, तो सेल्टिक माइथोलॉजी मतलब आयरिश तो एक ही थे, W.E. येट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, थिंग्स फॉल अपाउट द सेंटर कैन नॉट होल्ड इज अ फेमस लाइन बाय, थिंग्स फॉल अपाउट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ये जो लाइन है ये W.B. येट्स ने लिखी थी और ये इनका जो वर्क था द सेकंड कमिंग, रिफ्लेक्टिंग द फियर ऑफ एनर्जी फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, है ना। तो द थिंग्स फॉल अपाउट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ये W.B. येट्स की थी द सेकंड कमिंग। क्वेश्चन नंबर 25, मॉडर्निज्म एम्फेसाइज, जो मॉडर्निज्म होता है वो किसे एम्फेसाइज करता है? तो वो एम्फेसाइज करता है द इंडिविजुअल्स इनर लाइफ, के मन में क्या चल रहा है, साइकोलॉजी में क्या चल रहा है, कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दीज टेक्निक इज यूज टू कन्वे सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी को दिखाने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता था? तो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग हाँ होती थी, फर्स्ट पर्सन मल्टीपल पर्सपेक्टिव, तो लाइक ऑब्जेक्टिव तो यूज़ नहीं होता था क्योंकि सब्जेक्टिविटी दिखानी, तो फर्स्ट पर्सन मल्टीपल पर्सपेक्टिव हाँ ये होता था। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव दिखाना, ठीक है। मल्टीपल व्यू ऑफ वन इवेंट, एक इवेंट को बहुत तरीके से देखा जा सकता है और एक ट्रुथ नहीं होता, ट्रुथ बहुत सारे होते हैं वो परसीव करने पे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म मॉडर्न पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर रफली एंड्स अराउंड, मॉडर्न पीरियड रफली एंड्स अराउंड 1945 या 1965, वर्ल्ड वॉर सेकंड मेनली रखते हैं, 1945 को मेन रखते हैं अगर एक आंसर आया तो। क्वेश्चन नंबर 28, आयरनी इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर इज यूज टू, आयरनी का यूज करा जाता था क्रिटिक सोसाइटल नॉर्म्स का, हिपोक्रेसी दिखाई जाती थी कि विक्टोरियन एज में जो सोसाइटी को ऊपर रखा जाता था, सोसाइटी के नॉर्म्स को ऊपर रखा जाता था, वहीं मॉडर्न पीरियड में उसे मॉक और हिपोक्रेसी दिखाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ दीज वाज अ मेजर मॉडर्निस्ट इन्फ्लुएंस, मॉडर्निस्ट इन्फ्लुएंस करने वाले इनमें से मतलब कौन सा एक मेजर मॉडर्निस्ट इन्फ्लुएंस था? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरीज, हाँ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, उसने इन्फ्लुएंस किया था मॉडर्निस्ट व्यू को कि टाइम एंड रियलिटी आर रिलेटिव, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, मॉडर्निस्ट पोएट सॉट टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ थ्रू, ये यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे दिखाते थे? ए इम्पर्सनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, और बी इंटेंस पर्सनल प्रीचिंग, सी कॉपिंग द विक्टोरियंस, डी तो ये क्या करते थे? मॉडर्निस्ट बिलीव करते थे कि जो आर्ट होता है ना तो वो कन्फेशनल नहीं होना चाहिए, कि ऑथर की फीलिंग का कन्फेशनल नहीं होना चाहिए, वहीं जो ऑथर होना चाहिए ना उसे डिटैच्ड और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में उसे दिखाना चाहिए, मतलब लाइक दूर से देखना चाहिए, उसे खुद के अपने पर्सनल व्यू नहीं दिखाने चाहिए, ठीक है। तो इम्पर्सनलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो हमने 30 क्वेश्चंस देखे हैं, अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।